जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो आपके सामने हैं। मुल्क मतलब पाकिस्तान मखौलिस्तान बन गया है, पाकिस्तान तजादिस्तान बन गया है, पाकिस्तान कशकोलिस्तान बन गया है। दुख और तकलीफ़ ये भी है कि 75-76 सालों में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन उससे बड़ा दुख और उससे बड़ी तकलीफ़ ये है कि अब भी कोई उम्मीद नहीं है कि जो जिस जगह हम पहुँचे हैं वहाँ से हमें कोई राइट डायरेक्शन यानी सीधी समत की तरफ लेके जाएगा। रिवर्स गेयर ही लगा हुआ है मुल्क को और कौम को। रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोज़गारी और रिकॉर्ड गुर्बत और रिकॉर्ड कर्ज़े, रिकॉर्ड खसारे और ऊपर से रिकॉर्ड साज खाली दिमाग लोग हम पर मुसल्लत हैं। नफ़रतें, तकसीम, झगड़े, ज़िद्दें और बेजा किस्म की हम मसाइल में उलझे हुए हैं, असल मसाइल से हटे हुए हैं। जो आप मसाइल हैं वो आपके सामने ही हैं। मुआशी बुरान को तो एक तरफ रखें, बदतरीन सियासी बुरान है, बदतरीन आइनी और अदालती बुरान है, नफ़रत और तकसीम है। अब भला किसी को क्या पड़ी थी कि चलते चलते इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दो? क्या पड़ी थी? और अगर पाबंदी लगानी थी, वाकई अडयाला जेल को कोई दहशतगर्दी का ख़तरा था, तो उनकी फैमिली और उनके वकीलों को साथ बिठाते और जेल हुकाम, महकमा दाखिला पंजाब के हुकाम इकट्ठे बैठते और कहते कि ये ख़तरा है, इतने अरसे के लिए आपसे तावन चाहिए, हम ये पाबंदी लगाने जा रहे हैं। यक तरफा एक फिरौनियत सी के पाबंदी लगा दो। अगर वाकई ख़तरा है तो वो ख़तरा ज़ाहिर है सारों के लिए ख़तरा है, इमरान खान के लिए भी ख़तरा है। तो उसके लिए एक इकट्ठा एक कमरे में मीटिंग करते, सामने एक स्लाइड चलाते, उनको बताते भाईजान ये हमें ख़तरा है, इसलिए इमरान खान की, ना सिर्फ इमरान खान की जान बड़ी कीमती है बल्कि अडयाला जेल में जो इतने कैदी हैं उनकी जानों को भी ख़तरा है, हम ये करने जा रहे हैं, आपको एतमाद में लेना है। तो ज़ाहिर है किसी को क्या एतराज़ हो सकता था, लेकिन नहीं, और कोई किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और जो मैंडेट चोरी वाला मामला है उस पे जो मुतलका फोरम्स हैं, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, कोई फैसला ही नहीं आ रहा। सारे फार्म 45 उठा के फिर ही जा रहे हैं और धांधली के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत के ख़िलाफ़ सड़कों पर। रोज़ एक नया बुरहान इस ऐड ऑन हो जाता है, रोज़ एक पहले बुरहानों में एक नया बुरहान शामिल हो जाता है। और अब दुख और तकलीफ़ ये है कि इन बुरहानों से मुल्क को बचाने के लिए जो टीम हम पे मुसल्लत हुई है, जो टीम आई है, शहबाज हुकूमत, PDM 1 बदतरीन हुकूमत भुगता कर और बदतरीन निगरान हुकूमतें गईं, उसके बाद जो PDM 2 मतलब शहबाज हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत आई है, उस टीम को देख कर सर पीटने को दिल करता है। पहले सुप्रीम कमांडर का सुन लीजिए, सदर मुमलकत का सुन लीजिए। मेरे सामने आसिफ अली जरदारी साहब की मेडिकल रिपोर्ट है। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक सर्टिफिकेट दिया था कि उन्हें भूलने की बीमारी है। यह आसिफ अली जरदारी साहब खुद मेडिकल सर्टिफिकेट दे चुके हैं। डिप्रेशन और ज़हनी दबाव का शिकार हैं वो। दिल में 3 स्टंट पड़ चुके हैं। आई इस्केमिक नामी बीमारी के भी वो मरीज़ हैं। इस बीमारी में दिल को खून और ऑक्सीजन की कमी का सामना होता है। ब्लड प्रेशर और शुगर भी है उन्हें। जब गिरफ़्तार हुए थे तो मसाज चेयर पर ही बैठे रहते थे, हर घंटे बाद BP और शुगर चेक होता था। एक ख़ास खाना और एक ख़ास मिकदार में खाने के अलावा कुछ नहीं खा सकते। प्लेटलेट्स की कमी का सामना भी है उन्हें, जोड़ों का दर्द भी है, और सेंसरी पेरिफेरल और ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के भी वो मरीज़ हैं। रीढ़ की हड्डी के भी मसाइल हैं। लंबर और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की भी तकलीफ़ है। और 9 दिसंबर सोमवार वाले दिन, 9 दिसंबर 2019 को सोमवार वाले दिन, जब ये आसिफ अली जरदारी साहब कैद में थे और पिम्स अस्पताल, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस्लामाबाद का एक बड़ा सरकारी अस्पताल, पिम्स अस्पताल में ये इनको रखा गया था, तो उस
पिम्स अस्पताल के तर्जमान का मेरे सामने ख़बर पड़ी है कि वो बताता है कि हमने आसिफ अली जरदारी की MRI करवाई है, इनकी दिमागी रगें सिकुड़ने की वजह से इनके दिमाग छोटा हो गया है। ये हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जो हमारे सुप्रीम कमांडर हैं, जो सदर हैं, जो मफामती गुरु जिनको कहा जाता है, जो कहते थे कि मुझे दूसरी मरतबा सदर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है, और जिनकी हर मफामत में मफाद छुपे होते हैं। लेकिन अब ऐवान सदर है, ज़ाहिर है नौकर चाकर होंगे, 24 घंटे का बेहतरीन डॉक्टर और इलाज मुयसर होगा, ख़ानदान पार्टी के लिए एक वसी ऐवान सदर मौजूद है, और दुनिया भर की सहूलतें होंगी, दुनिया भर के प्रोटोकॉल होंगे। काम जो सदर ने करना होता है वो आपके सामने है। और सुप्रीम कमांडर साहब आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में आप सब जानते हैं, और ये जो जिस मुस्लिम लीग ने उनको वोट दिया है वही उनको मिस्टर 10% कहती थी, मिस्टर 100% कहती थी, यानी, और वो अली बाबा 40 चोर कहती थी। और जो 35 अरब जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग की जो मोस्ट डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट आई, सबूतों के साथ जो रिपोर्ट आई, उसमें शुगर घपलों में मुबैना तौर पर मुलव्वस थे, और ज़मीनों के स्कैंडल्स थे। और कभी जब आसिफ अली जरदारी साहब का एक सिनेमा होता था, अब वो खरबों-पति हैं, 5-5 बर्रे आज़मों में उनकी जायदादों का सुना जा रहा है। सरे महल लिया, ख़रीदा, बेचा, पता ही कोई नहीं। और ये थे हमारे सुप्रीम कमांडर। बहुत सारी बातें की जा सकती हैं आसिफ अली जरदारी के बारे में, लेकिन बच्चे बच्चे को पता है। अब आ जाए हमारे वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब को पता ही नहीं है कि उनके बच्चे, जब वो 2 मरतबा वज़ीर आला शुरू में बने, तो उनके बच्चे उस वज़ारत आला उनकी दौर में ज़ीरो से अरबपति हो गए, लेकिन उनको कोई पता नहीं कि उनके बच्चों के पास कैसे माल आया, कैसे उन्होंने कमाया। और 16 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग TT स्कैंडल था उन पर, जिस पे पूरा हाउस ऑफ शहबाज शरीफ इसमें इन्वॉल्व था। लेकिन एक दिन जज ने बिना मुकम्मल केस चलाए, बिना मुकम्मल गवाह भुगताए, 100 के करीब गवाह थे, लेकिन गवाहों को सुने बगैर, केस पूरा चलाए बगैर, सबूत पूरा देखे बगैर बरी कर दिया शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज और सारों को। और फिर उस जज को शहबाज शरीफ पहली मरतबा जब वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने अपनी वज़ारत इत्तलात और नशरियात में चीफ कमिश्नर इंफॉर्मेशन लगाया। शहबाज शरीफ साहब के बारे में बाकी आप सारा कुछ जानते हैं कि उनके जब 2009 में ख़ानदान में तकसीम हुई जायदाद की, तो उनके पास कितनी जायदाद थी और अब कितनी जायदाद है। अब आगे आ गया, ये तो हमारे थे एक सुप्रीम कमांडर और एक वज़ीर आज़म। अब इसके बाद जो टीम है वो देख लीजिए। इसहाक डार साहब खैर से वाहिद वज़ीर ख़जाना है हमारे पाकिस्तान की तारीख़ से, जिनको IMF ने झूठ बोलने पर और जाली अदाद शुमार पेश करने पर जुर्माना किया हुआ है, और वो जुर्माना परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत ने भुगता। उनका भी सब के सामने है। उनके से पूछा गया कि आपके पास ये 70-80 करोड़ कहाँ से आया। वो एक अरबी शेख का ख़त ले आए कि मैंने उनका मशीर था, ये है। ना कोई बैंक ट्रांजैक्शन, ना कोई बैंक अकाउंट, ना कोई पैसे आए गए, आए कहाँ से, गए कहाँ से। और उनके हवाले से मुबैना तौर पर बताया जाता है कि उनकी औलाद दुबई में पैसों में खेल रही है। और इसहाक डार साहब खैर से यहाँ से वज़ीर आज़म के तियारे में बैठे, इश्तिहारी हुए, हालात बदले, वापस आए, और सेनेटर बन गए थे वहीं लंदन में, वापस आए, वज़ारत ख़जाना संभाली, और PDM हुकूमत का सवा सत्यानाश जिस तरह हुआ इनके दौर में, जब ये वज़ीर ख़जाना थे। इसहाक डार साहब खैर से अब खारजा अमूर संभालेंगे। कोई तजर्बा नहीं है, एक ही है उनकी क्वालिफ़िकेशन कि वो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, लिहाजा वज़ारत ख़जाना से हटाया तो कोई अहम वज़ारत तो दो। अब इस दुनिया की सब जंगें खारजा अमूर पर लड़ी जाती हैं। सबसे काबिल आदमी जो है वो खारजा वज़ीर खारजा होता है, हमारे इसहाक डार साहब हैं, जिनका कोई तजर्बा ही नहीं है। और इसहाक डार साहब जिनके बारे में है कि जिस काजी ख़ानदान के पास लंदन में पढ़े, उन्हीं काजी ख़ानदान के शनाख्ती कार्ड और उनके पासपोर्ट पर मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की। हुदैबिया के मेन वादा माफ गवाह थे कि हाउस ऑफ शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, बाद में मुकर गए।
इस वादा माफ गवाही की वजह से उनकी सज़ाएं ख़त्म हुई, बाद में मुकर गए। तो इसहाक डार साहब अब हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं। अब आप सोचिए हमारा सुप्रीम कमांडर क्या हाल होगा, वज़ीर आज़म और ऊपर से वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब। पहले हमने बिलावल भुट्टो को भुगता, 56 दौरे उन्होंने किए PDM-1 हुकूमत में, हासिल वसूल कुछ भी ना, अपना CV पूरी दुनिया में फैलाया, हासिल वसूल कुछ ना हुआ। और उसके बाद एक दिन जरदारी साहब ने बताया कि बिलावल तो अंडर ट्रेनिंग है। तो एक अंडर ट्रेनिंग पहले हमारा वज़ीर ख़ारजा था, अब एक वो वज़ीर ख़ारजा है जिसको ख़ारजा अमूर का कख पता नहीं। तिजारत देख लीजिए इस मुल्क की, जाम कमाल साहब हैं एक, वो इस मुल्क की तिजारत अब संभालेंगे। बलूचिस्तान के वज़ीर आला रह चुके हैं, कोई तिजारत का तजर्बा नहीं, वजारत तिजारत उनके हवाले है। खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM के, जिनके बारे में मुस्तफ़ा कमाल लिखें, आप गूगल पे जाएं और लिखें कि मुस्तफ़ा कमाल खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में क्या कुछ कहते हैं। मैं किसी पाकिस्तानी को कभी भी, मैंने किसी मुसलमान को ये काफ़र, ये मुसलमान, काफ़र मुसलमान की बहस में कभी बात नहीं की मज़हब पे, कभी किसी को गद्दार या मुल्क दुश्मन नहीं कहा, ना मैं कहना चाहता हूँ, सारे मुहिब वतन हैं। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में जो कुछ आज मुस्तफ़ा कमाल और वो इकट्ठे हैं, ज़रा ये उनका सुन लीजिएगा वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में क्या कहते हैं। वो IT या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं, अब उनको IT या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कख पता नहीं। आगे आज राना तनवीर साहब मुस्लिम लीगी हैं, पुराने मुस्लिम लीगी हैं, वो सनत व पैदावार के वज़ीर हैं। अब बताइए राना तनवीर साहब ने कब कोई सनत लगाई, कब वो सनतकार हुए, कब उनकी फैक्ट्रियाँ, उनको तजर्बा है, एक मिल चलाने का तजर्बा नहीं, वो मुल्क की सनत व पैदावार के वज़ीर हैं। रियाज पीरज़ादा साहब हैं, वो हाउसिंग के वज़ीर हैं। मुझे नहीं लगता कि रियाज पीरज़ादा साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 5 घर भी बनाए होंगे खुद खड़े होकर, वो पूरे मुल्क की हाउसिंग के अब वज़ीर। अवैस लगारी साहब हैं, फ़ारूक लगारी साहब के बेटे। फ़ारूक लगारी वही हैं जिनको नवाज शरीफ, जब वो बेनज़ीर भुट्टो, जब वो सदर थे, बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी, तो नवाज शरीफ साहब उनको दोनों को कहते थे कि अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले बददयानत हैं। अवैस लगारी साहब मुस्लिम लीग नून में हैं, उनको रेलवे दे दिया गया। अब मुझे नहीं पता कि वो रेलवे के बारे में उनको अगर कहीं से पूछ लें कि हमारे मुल्क में रेलवे ट्रैक कितने किलोमीटर का है या हमारी कितनी रेलगाड़ियाँ हैं, अगर ब्रीफिंग नहीं ली तो उनको ये भी नहीं पता होगा। लेकिन वो रेलवे के वज़ीर और रेलवे खसारे में डूबा हुआ है। अब उन्होंने क्या कमाल दिखाना है आप खुद सोच लीजिए। सालिक हुसैन साहब चौधरी शुजात के बेटे, जिनकी मैं ये बात नहीं करता कि उनकी अपनी सीट कितनी मशकूक थी, ये वो किस तरह जीते, वो छोड़ दीजिए, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इंसानी हकूक़ के वज़ीर हैं। अब बताइए ओवरसीज़ के हवाले से उनका कितना तजर्बा है और इंसानी हकूक़ पर वो कितनी अथॉरिटी है। अलीम खान साहब निजकारी के वज़ीर हैं और निजकारी, और ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की इकट्ठी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी निजकारी के ख़िलाफ़ है, मुस्लिम लीग नून निजकारी चाहती है और हमारे 200 इदारे जो खसारे में उनकी निजकारी होनी, और अलीम खान साहब उसके वज़ीर हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। आद चीमा साहब इक़्तिसादी अमूर के और इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर हैं, इस्टेब्लिशमेंट अमूर के, जो ब्यूरोक्रेसी के। अब आप सोचिए कि आद चीमा वो खुश नसीब है कि जो PDM-1 हुकूमत में भी थे, निगरान हुकूमत में भी वज़ीर थे और अब भी वज़ीर हैं, यानी 3 हुकूमतें मुसलसल भुगता चुके हैं। आज चीमा साहब को कितना इक़्तिसादी अमूर का तजर्बा है ये भी आपके सामने है। ये तो मैंने 9-10 वज़ीरों को गिनवाया है, 19 रुकनी काबीना है। बाकियों को मार्जिन दे भी देते हैं कि एहसन इकबाल मनसूबाबंदी के वह पहले भी थे। औरंगज़ेब जो हैं वो उन्होंने डच नेशनलिटी छोड़ी है और वो बैंकर थे, अब वो ख़जाना देखेंगे। और मुझे पता है कि जो कुछ करना है पीछे खजाना, सरमायाकारी के हवाले से, मुल्कों से तल्लुकात बेहतर करने के हवाले से, जो कुछ इस मुल्क में पैसा अगर कोई आएगा तो वो इस्टेब्लिशमेंट लाएगी। इस बार के मुल्क इस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी पर एतबार नहीं करते। औरंगज़ेब को भी साहब को भी मार्जिन दे दें चलो। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब का दिफा का है, दिफा में कितना काम होता है ये भी पता है, छोड़ दीजिए इसके तो। लेकिन ये बाकी जो हैं, ये सारे लोग जो मैंने अभी गिनाए हैं, इस बुरानों के अंदर जकड़े मुल्क को ये किस तरह निकाल पाएंगे।
जहाँ अभी शदीद ज़रूरत है मुआशी इस्लाहत की, अदालती इस्लाहत की। हमारे इस निज़ाम को नए सिरे से इस्लाहत की ज़रूरत है। हुकूमतों को खर्चे कम करने हैं। 18वीं तरमीम के बाद सब कुछ सूबों के पास है। इतनी 19 वजारतें ऊपर ज़रूरत ही कोई नहीं थी। 27 किलोमीटर का इस्लामाबाद है जिसके वज़ीर आज़म में 4 चंद वजारतें थी। मोहसिन नकवी की समझ आती है कि वो वही पॉलिसी अपनाएंगे अब वज़ीर बहसीत वज़ीर दाखिला जो वो पंजाब में जो कर चुके हैं, इसलिए उनको इधर लाया गया है। तो वो भी एक समझ आती है कि चलो वज़ीर दाखिला अंदर से मार धाड़ ये वो अमन व अमान कुछ समझ आती है कि उनको चलो पंजाब उन्होंने चलाया है, चलो इधर आके आ गएंगे। लेकिन उन पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो एतराज़ात हैं वो हैं। लेकिन इस मुल्क की जो चलाने वाली टीम है, जो कोर टीम है, उसका आप हाल देख लें। किसी का कोई तजर्बा नहीं। तकलीफ़ और दुख की बात यह है कि हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, और दुख और मज़ीद तकलीफ़ की बात यह है कि यहाँ से निकालने के लिए जो टीम है, जो इस कश्ती को हमें पार लगाने के लिए 25 करोड़ को है, उनकी काबिलियत को देख के तो रोना, कभी हंसने को दिल करता है, कभी रोने को दिल करता है। तो ये हाल है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनका एतकाद और तवक्कल अल्लाह पे मुझसे ज़्यादा है। बहुत 5 वक्त के नमाजी, परहेज़गार, दीनदार हैं। मैं तो गुनहगार इंसान हूँ, बस उसकी रहमत के सदक़े ये बख्शा जाना है। तो वो कहते हैं दुआ मांगें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि हमारा मुल्क आगे बढ़े। मैं भी इस हक़ में हूँ कि दुआओं से बलाएँ टल जाती हैं, और दुआ अल्लाह चाहे तो एक पल भर में कुन फयाकून कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं अक्सर उन दोस्तों से कहता हूँ, यार अगर दुआओं से कुछ, सिर्फ खाली दुआओं से कुछ होता तो फ़लस्तीन आज़ाद हो चुका होता, फ़लस्तीन की हालत बेहतर होती, कश्मीर आज़ाद हो चुका होता, मुसलमान आज दुनिया में बेहतरीन पोजीशन में होते, अगर खाली सिर्फ दुआओं से होता है। दवा भी होनी चाहिए, अमली तौर पे भी होनी चाहिए। यही हमारी सुन्नत है। ये भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर हमारी जानें कुर्बान, उन्होंने यही दर्स दिया है कि अमली तौर पर भी कुछ होना चाहिए। अमली तौर पर पहले बदर में अपने जो कुछ है उनको लेके पहुँचो, सफ़ें दुरुस्त करो, हालात को अपने जायज़ा लो, और वहाँ जाकर हिकमत अमली अपनाओ, और उसके बाद बैठो और अल्लाह से दुआ करो। तो खाली दुआओं से अब तो मुझे लग रहा है कि ये कहाँ हम पहुँच गए हैं और किधर आगे जा रहे हैं। छोड़ दीजिए तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, ये छोटी चीज़ें हैं। बड़ी चीज़ पाकिस्तान है। तो जहाँ हम पहुँचे हुए हैं वहाँ ही देख के शर्म आती है, और फिर ज़्यादा शर्म आती है कि अब यहाँ से हमें इन लोगों ने निकालना है। जिन्होंने यहाँ डाला था, यहाँ पहुँचाया, वहीं यहाँ से फिर निकालेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान जिंदाबाद।